नमस्कार, मैं हूं A.K. अरुण और आप देख रहे हैं मेरा कार्यक्रम देश का स्वास्थ्य मेरे साथ। कोरोना संक्रमण का मामला जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है वैसे वैसे दिलचस्प होता जा रहा है। यह एक नया वायरल संक्रमण है जिसमें नए नए लक्षण, नए नए मानदंड और नए नए शोध से उपजी बातें सामने आ रही हैं। बहुत से ऐसे बातें भी सामने आ रही हैं जो जन स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल नहीं है। किसी भी रोग या किसी भी बीमारी या किसी भी महामारी का एक पैटर्न होता है, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण का जो पैटर्न है वो एक तरह से निर्धारित नहीं है। उसमें बहुत सारी नई बातें आ रही हैं। जैसे आज ही एक नई जानकारी सामने आई कि कोरोना के मरीजों के मुंह के स्वाद खत्म हो जाते हैं, उनको भोजन का स्वाद नहीं मिलता। ऐसे कई लक्षण हैं जो बिल्कुल नए हैं। एसिम्प्टोमेटिक कोरोना संक्रमण की बात आप सुन चुके हैं। सिम्प्टोमेटिक कोरोना संक्रमण परेशान कर रहा है लोगों को, उनकी जानें जा रही हैं। कई बार तो इस तरह की बातें भी थी कि चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक हो या सिम्प्टोमेटिक हो, दोनों ही तरह के संक्रमण लोगों को प्रभावित करते हैं, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। लेकिन अब एक नई जानकारी जो WHO उसकी पुष्टि कर रहा है कि कई ऐसे एसिम्प्टोमेटिक कोरोना संक्रमण के मामले हैं जिसमें संक्रमण फैलता नहीं, यानी कि वो स्थिर रहता है। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ हैं। आज दोस्तों मैं आपसे बात करूँगा, एक जापान की संस्था है जिसको हम नोमुरा माफ़ कीजिएगा, जापान की जो संस्था है उसका नाम है नेमुरा सिक्योरिटीज़। इस संस्था ने एक अध्ययन प्रस्तुत किया है और उस अध्ययन के अनुसार उसने पूरे दुनिया में जो कोरोना संक्रमण से प्रभावित देश हैं उसको 3 कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी है जिसको ऑन ट्रैक जोन कहा है उसने, कि कुछ ऐसे देश हैं जो अब ट्रैक पे हैं, यानी कि अब वो अपने आप को कोरोना के संक्रमण से मुक्त कर चुके हैं और वो धीरे धीरे अपने नॉर्मल ज़िंदगी में अपने नागरिकों को लौटा रहे हैं। दूसरा डेंजर जोन जो बहुत ही घातक है, करीब 15 से 16 देश इस डेंजर जोन में अभी भी हैं। और तीसरा है अलर्ट जोन, यानी कि कई ऐसे देश हैं जिनको कि अलर्ट पे रखा गया है कि वहाँ स्थिति कभी भी विस्फोटक हो सकती है। अब डेंजर जोन की बात करें तो डेंजर जोन में लगभग 15 ऐसे देश हैं जिसमें भारत भी है। वो एक तरह से डेंजर जोन में आता है। डेंजर जोन में और भी देशों का अगर जिक्र करें तो चिली है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, ब्राज़ील है, मैक्सिको है। ये सारे देश डेंजर जोन में है, यानी कि यहाँ पर अगर एहतियात नहीं बरता गया तो कोरोना संक्रमण का मामला बहुत गंभीर हो सकता है और वो काफ़ी बड़े पैमाने पे लोगों की जान ले सकता है। आज मैं जो बात करना चाहता हूँ वो है लॉकडाउन और अनलॉक के बीच में जो हमारी ज़िंदगी फंस गई है, हम आज उसकी बात करेंगे। क्योंकि कोरोना संक्रमण के कई सारे पहलुओं पर हमने इसके पहले के कार्यक्रम में चर्चा की है। आज मैं चाहता हूं कि ये लॉकडाउन, अनलॉक, इसके बीच में जो हमारी ज़िंदगी फंसी है इस पर हम लोग बात करें। नेमुरा सिक्योरिटीज़ का जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का जो सारांश है वो ये कि जैसे जैसे हम देश को में लॉकडाउन खोल रहे हैं, यानी कि उन देशों में जहां भी लॉकडाउन था उसको हम धीरे धीरे वाइंड अप कर रहे हैं, वैसे वैसे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। तो ये सरकारों को ध्यान रखना चाहिए। हम देख रहे हैं कि हमारे देश में ही 2 तरह के मत हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन को फिर से लागू किया जाए, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, लॉकडाउन लागू नहीं करना चाहिए, अनलॉक जारी रहना चाहिए। खैर, एक तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो निर्धारित नहीं हैं या आम लोगों के बीच में वो जानकारी प्रामाणिक रूप से उपलब्ध नहीं है। जैसे चिकित्सकों का एक बड़ा समूह इस बात को मान रहा है, सरकारें भी, कई राज्य सरकारें भी मान रही है कि हमारे देश में एक जिसको कहते हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन, इस बीमारी का जो सामुदायिक फैलाव है वो शुरू हो चुका है। भारत सरकार अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन दिल्ली की सरकार कह रही है कि नहीं, कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है और उसकी वजह से स्थिति बिगड़ रही है, दिल्ली में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। लॉकडाउन को मैं एक दूसरे नज़रिए से भी देख रहा हूँ। लॉकडाउन जिस उद्देश्य से सरकार ने किया था वो लगभग पूरा नहीं हुआ।
माना यह गया था कि लॉकडाउन से बीमारी को कंट्रोल कर लिया जाएगा और अगले 4-5 हफ्तों में हम जब लॉकडाउन ख़त्म करेंगे तो देश लगभग कोरोना मुक्त हो चुका होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब हमने लॉकडाउन ख़त्म किया और अनलॉक शुरू किया, उसके बाद से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े और बहुत तेज़ी से बढ़े, बल्कि उनके बढ़ने की रफ्तार में बहुत तेज़ी आई। पहले करीब 1 महीना लगता था या 20-25 दिन लगता था जब हम कोरोना के संक्रमण के आंकड़े को 2 गुना होते हुए देखते थे, लेकिन अब तो 10 दिन में 12 दिनों में कोरोना के संक्रमण का आंकड़ा 2 गुना होता जा रहा है। लॉकडाउन का जो सरकार ने इस्तेमाल किया उसका मैं तो मानूंगा कि उस सरकार ने राजनीतिक इस्तेमाल किया। हालांकि लॉकडाउन की जो पूरी संकल्पना है वो महामारी अधिनियम 1897 की अवधारणा है, जब अंग्रेज़ों ने यह कानून बनाया था और उसी साल देश में एक भयंकर महामारी थी। उस महामारी से निपटने के लिए सरकार को एक तरह की इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी थी, जिसको लॉकडाउन कहा गया था। उस लॉकडाउन में सरकार को कुछ राजनीतिक तौर पर, प्रशासनिक तौर पर अतिरिक्त शक्तियां दे दी गई थी, यानी कि वो कर्फ्यू जैसी स्थिति थी। और माफ़ कीजिएगा, कर्फ्यू जैसी उस स्थिति में जनता को बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस दे दिए गए थे। वो घर से बाहर नहीं निकल सकते थे और कुछ खास किस्म की हिदायतें थी। एक तरह से युद्ध के दौरान जिस तरह से बंदी होती है, उस तरह की बंदी का माहौल था। देखा यह गया कि इस बार हमारी सरकार ने उसका एक अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। जैसे इसके पहले इस देश में नागरिकता कानून को लेकर काफ़ी सारे नागरिकों का विरोध था और वो शांतिपूर्वक उसका विरोध कर रहे थे। तो सरकार ने इस कानून का इस्तेमाल करके इस कानून की आड़ में उन लोगों को गिरफ्तार किया, उनको जेल भी भेजा। तो लॉकडाउन का ये फ़ायदा तो सरकार को हमने लेते हुए देखा। लेकिन लॉकडाउन जिस उद्देश्य के लिए किया गया था, जो बताया गया था जनता को कि इससे हम महामारी को कंट्रोल कर लेंगे, वो तो होता हुआ दिखा नहीं। अब आप जानना चाहेंगे कि ये लॉकडाउन क्या है। लॉकडाउन बेसिकली एक सरकारी आदेश है और ये आदेश का इसकी जो पृष्ठभूमि है वो महामारी अधिनियम है। और उस महामारी अधिनियम में इस बात का प्रावधान है कि सरकार चाहेगी तो इलाके को सील कर सकती है, सरकार चाहेगी तो जनता के अधिकारों को, हालांकि वो अधिकारों को तो नहीं बाधित करेगी, लेकिन जनता के गतिविधियों को वो रोक सकती है, उस पर चेक लगा सकती है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें लॉकडाउन में तो होती दिखी, लेकिन बीमारी का नियंत्रण इसमें नहीं दिखा। कई राज्यों में तो पुलिस के अलग अलग व्यवहार थे। कई राज्यों में लोगों को लॉकडाउन के कारण जो दिक्कतें सहनी पड़ी, कई लोगों की जानें चली गई। अलग दूसरे बीमारियों में, यानी कि कोरोना संक्रमण के अलावा दूसरी बीमारियों से ग्रस्त लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाए, रास्ते में उनको दम तोड़ना पड़ा। बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए जो बहुत मतलब सुखदायी नहीं है और उसकी वजह लगभग सब लोगों ने माना कि ये लॉकडाउन की वजह से ये सब हुआ। इस अव्यवस्था का सबसे बुरा असर आम जन पर हुआ, खास करके निचले तबके के जो लोग हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले जो लोग हैं, उन पर इसका बुरा असर हुआ। आपने देखा होगा और मैंने अपने पिछले कार्यक्रम में इसका जिक्र भी किया था कि लॉकडाउन की वजह से जो ज़िंदगी की अनिश्चितता लोगों के सामने आ गई, लोगों के सामने रोजी रोटी का जो संकट आ गया, लोगों के सामने उनके पेट का जो संकट सामने आ गया, लोगों को लगा कि वो शायद अपने वर्क प्लेस पे जहाँ वो काम कर रहे थे वहाँ वो सुरक्षित नहीं रह पाएंगे लंबे समय तक, और लोगों को इस बात का अंदेशा था कि ये लॉकडाउन कब ख़त्म होगा मालूम नहीं। तो उसकी वजह से उन लोगों ने पैदल ही अपने गाँव की वापसी की थी और हज़ारों मील पैदल चले थे। उसमें बहुत सारे हादसे भी हुए, काफ़ी लोगों की जानें गई। तो ये सारी चीज़ें इस लॉकडाउन की वजह से हुई। लॉकडाउन की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था तो चरमरा ही गई, सरकार माने या न माने, लेकिन इस देश में जो एक बहुत बड़ा मध्य वर्ग है, जिसके छोटे मोटे कारोबार थे, जिसको आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कहते हैं या मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ कह सकते हैं, या बहुत ही कुटीर उद्योग के स्तर पर करोड़ों की तादाद में लोग इन्वॉल्व थे, इन सब लोगों के रोज़गार पर बहुत बुरा असर हुआ है। अध्ययन ये बता रहे हैं कि 50 से 75% तक लोगों का रोज़गार नीचे गया है और लोगों की जो आमदनी है वो काफ़ी प्रभावित हुई है। खैर,
लोगों की जो हुई सो हुई, लेकिन उसकी वजह से सरकार के जो वक्तव्य हैं या सरकार की जो बातचीत है या सरकार की जो घोषणा है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं दिखी कि सरकार इससे कोई परेशान है या सरकार को इससे कोई दिक्कत है। हाँ, कई राज्य की सरकारों ने अपने आर्थिक फंड की बात ज़रूर की। कई राज्य की सरकारों ने यह इशारे से बताने की कोशिश की कि उनके पास अब फंड नहीं है, यहाँ तक कि कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी फंड नहीं है। खैर, मैं लॉकडाउन अनलॉक के बीच में जो ज़िंदगी फंसी है उस पर चर्चा करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आपको बता सकूं कि किसी भी जन स्वास्थ्य के लिए लॉकडाउन या अनलॉक इस तरह की कोई समाधान नहीं है। सरकार ये मानती है कि लॉकडाउन करने से महामारी नियंत्रित हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक जन स्वास्थ्य के दूसरे मुद्दों को एड्रेस नहीं किया जाएगा तब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोरोना वायरस संक्रमण के बहाने हमने देखा है कि दूसरे जो रोगों की उपेक्षा हुई, जिसकी वजह से एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन खड़ी हुई। जैसे मान लीजिए कि किसी को मधुमेह है, या किसी का उच्च रक्तचाप है, या किसी को हृदय रोग की समस्या है, या किसी का लीवर खराब है, या किसी के गुर्दे की शिकायत है। ऐसे लोग अगर कोरोना संक्रमण की जद में आए तो उनका इलाज थोड़ा मुश्किल हुआ। एक तो कोरोना संक्रमण की वजह से अस्पतालों में मरीजों को बहुत सीमित मात्रा में एंटरटेन किया गया, यानी कि बड़े पैमाने पे मरीजों को वापस भेज दिया गया, उनको होल्ड पे रखा गया, उनको ये कहा गया कि वो आराम करें। फ़िलहाल अस्पताल में कोरोना मरीजों की वजह से उन पर ध्यान नहीं दिया जा सकता। तो ये सारी चीज़ें कोरोना के काल में लोगों के लिए, खास करके उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, उन लोगों के लिए जो लंबे समय से किसी बीमारी का इलाज करा रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी मुसीबत के रूप में सामने आया। चिकित्सकों में भी एक इस तरह की सहमति बनी थी कि हम कोरोना के मरीजों को प्राथमिकता दें, लेकिन बाद में चिकित्सकों का एक बहुत बड़ा वर्ग इस बात को महसूस करने लगा कि कोरोना मरीजों की आड़ में दूसरे मरीजों के स्वास्थ्य की, उनके रोगों की, उनके उपचार की उपेक्षा करना बहुत आत्मघाती होगा। और लेकिन तब तक जो निजी अस्पताल थे उनको तो आमदनी का रास्ता दिख गया था, और वो अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में अघोषित रूप से उन्होंने पेश कर दिया। लेकिन इन अस्पतालों की जो रेपुटेशन थी वो बहुत अच्छी नहीं हुई। आम जन में इनके बारे में बहुत अच्छी राय नहीं बनी। लोगों की शिकायतें हैं कि कोरोना के नाम पर कई ऐसे निजी अस्पताल जो बड़े अस्पतालों में शुमार हैं, वो 10 लाख से 15 लाख 20 लाख तक रुपए की का बिल भेज रहे हैं। तो इस तरह से एक पूरी पैमाने पे हम कहें तो एक अफरा तफरी की स्थिति रही। सरकार नियंत्रित नहीं कर पाई, जबकि ऐसे मौके पर जब महामारी अधिनियम होता है तो उस अधिनियम के का मतलब ये भी होता है कि अगर सरकार को ज़रूरत है तो वो निजी अस्पतालों का अधिग्रहण करे, सरकार को ज़रूरत है तो वो निजी अस्पतालों पर नियंत्रण करे, निजी अस्पतालों के कामकाज में दखल दे। लेकिन कई जगह ये देखा गया, यहाँ तक कि राष्ट्रीय राजधानी में भी देखा गया कि हम निजी अस्पतालों को नियंत्रित नहीं कर पाए। लोगों की अपनी शिकायतें हैं, सरकार की अपनी चिंता है, लेकिन कुल मिलाकर आम जन जीवन बहुत परेशानी में रहा। लॉकडाउन की वजह से भी परेशानी में रहा। अब अनलॉक हो रहा है तो भी परेशानी बढ़ रही है, क्योंकि बीमारी का खतरा बढ़ रहा है। लोगों के अंदर एक तनाव है, लोगों के अंदर एक आशंका है कि मालूम नहीं कल क्या होगा। आज ही हमारे कई मरीज हमसे पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब, अब ये सुना है कि 1-2 दिन में दिल्ली फिर से बंद हो जाएगी, तो क्या ये सच है? अब इस तरह की जो अफवाहें हैं निश्चित रूप से ज़िंदगी को बाधित करती हैं, निश्चित रूप से लोगों के मन पर बहुत बुरा असर डालती हैं। मुझे लगता है कि लॉकडाउन, अनलॉक, इस तरह की तमाम स्थितियों को सरकार को फिर से एड्रेस करना चाहिए। सरकार को इस बीमारी से निपटने का जो मुकम्मल जन स्वास्थ्य के तहत जो तरीका है उस तरीके पर आना चाहिए। निश्चित रूप से उपचार की बात करनी चाहिए, बचाव की बात करनी चाहिए। लोगों को ये मैसेज देना चाहिए कि वो फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें, मुंह को ढक के रखें, और पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व शरीर को देते रहें, भीड़ भाड़ में न जाएं। ये सारी हिदायतें अगर हम लोगों को फिर से बार बार बताते हैं, और कोरोना के दूसरे जो पहलू हैं जो अब तक लोगों के सामने प्रामाणिक रूप से नहीं सामने आ पाए हैं, अगर सरकार का जनमाध्यम इस बात को
लोगों के बीच में पहुंचाता है, तो उससे भी लोगों के अंदर का डर कम होगा और हम कोरोना जैसे घातक बीमारी या महामारी से मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें हम लोग करते भी हैं। पिछली बार भी मैंने आपसे कहा था कि कोरोना से संबंधित कई सारी नई जानकारियाँ अगर आएंगी तो हम आपसे ज़रूर साझा करेंगे। आज हमने लॉकडाउन अनलॉक के बहाने आपसे बातचीत की और कोशिश की कि इसके जो सामाजिक राजनीतिक पहलू हैं उसको भी हम आपसे हमने साझा किया, और हमारी ये कोशिश होगी कि हम थोड़ा सा अपने विवेक का इस्तेमाल करें, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और इन सारे पहलुओं पर बहुत संजीदगी से सोचें। सरकार से तभी हम ठीक से बात कर पाएंगे और तभी सरकार हमारी सुन पाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।